हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल वेलफेयर कोचिंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि वी और आई के बीच में हमने देखा था कि क्या फॉर्मूला फॉर वी और क्या फॉर्मूला फॉर द करंट। आज हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स कॉल्ड द ओम्स लॉ। ओके, मैंने कहा आपको एक जैसा आइडिया बताया था व्हाट इज ओम्स लॉ। द ओम्स लॉ क्या होता है? इट्स अ रिलेशन between V and I, and this is the most important concept। ठीक है, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन इस बेस पे मिलेगा, वो चाहे न्यूमेरिकल बेस पे हो चाहे वो थ्योरेटिकल बेस पे हो। ठीक है, तो ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स एक साइंटिस्ट है जिसने एक लॉ दिया था, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स ने इसको क्या किया? द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टेम्परेचर। ओके, या फिर मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बोथ आर सिमिलर। ओके, तो ये तो उसने ओम्स ने डेफिनेशन दी V और I के बीच में, बट अब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है जो आपको, इसको उसने हटाया गया और वहां पर क्या लगाया गया? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको नाम दिया R, V इक्वल टू आर आई। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के क्या बोला गया? R। ठीक है, दिस कॉल्ड इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बट ये R है क्या? ठीक है, दिस R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। ओके, तो अब V और I, V सबको पता ही है, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड I इज इलेक्ट्रिक करंट। तो V इक्वल टू आर आई इज द ओम्स लॉ। ठीक है, जहां पर V इज द पोटेंशियल, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन आपके पास इसी फॉर्मूले बेस पर होगा, V इक्वल टू आर आई के बेस पे, जहां पर आपको कोई भी दो वैल्यू गिवन होगी, थर्ड वैल्यू आपसे पूछ लेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहा हूं, लाइक R इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? V अपॉन आई। करेक्ट, देखो V की ऐसा यूनिट क्या होती है जो कल हमने देखी थी? वोल्ट। I की ऐसा यूनिट क्या थी? करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर। सो वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो अगर V की यूनिट भी दे रखी है, I की भी यूनिट दे रखी है, तो R की भी कोई यूनिट होगी, तो वो R की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? इट्स कॉल्ड द ओम, क्योंकि उसने ओम ने इसको डिराइव किया था, मतलब ओम ने एक रिलेशन दिया था V और I के बीच में, इसलिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई? ओम। ठीक है, तो ओम क्या हो गया? इट्स अ वोल्ट पर एम्पियर। ये तो हमने बेसिक देखा ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, अब मैं जैसे R को V बनाई लिया, क्या वैसे मैं करंट को भी ले सकता हूँ? क्या मैं करंट को क्या लिख सकता हूँ? I इज इक्वल टू V अपॉन R। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ? ओनली चेंजेस कर रहा हूँ। देखो मुझे R चाहिए था तो मैंने क्या कर दिया? V अपॉन I चाहिए था तो मैंने क्या कर दिया? V अपॉन R। अब क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? देखो I इज इक्वल टू V अपॉन R। आपको इस केस में दिख रहा है कि जो आपका I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, और जो आपका I है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब तो आपको पता ही है। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू इसमें इंक्रीमेंट होगा वही उसमें इंक्रीमेंट होगा, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जो इसमें इंक्रीमेंट होगा वो इसमें डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, कैसे वो समझते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम से इसको एक बार। ये तो हमने देख लिया जस्ट ओम्स लॉ है क्या। ठीक है, अब हम देख रहे हैं I और V के बीच में क्या क्या बन रहा है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ठीक है, अगर मैं V में कोई इंक्रीमेंट करता हूँ तो ऑब्वियसली I भी इंक्रीमेंट होगा, और अगर मैं R में कोई इंक्रीमेंट करता हूँ तो I क्या होगा? आपका डिक्रीमेंट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट सो क्या होगा? अब देखो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अगर मैं V को डबल करता हूँ, अगर मैं पोटेंशियल को अगर डबल करता हूँ तो मेरी करंट भी क्या होगी? डबल। और अगर मैं वोल्टेज को हाफ करता हूँ तो मेरी करंट भी क्या होगी? हाफ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जो आप एक साइड पे कर रहे हो वही दूसरी साइड पे फॉलो करता है।
ठीक है। बट नाउ इन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करूंगा, अगर मान लो मैं रेजिस्टेंस को क्या करता हूँ डबल, मतलब आर की जगह अगर मैं 2R ले लूँ, अगर मैं आर की जगह पे 2R ले लूँ, रेजिस्टेंस को अगर डबल किया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे 2, अगर ये डबल हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगी 1/2, मतलब हाफ। रेजिस्टेंस को डबल कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगी हाफ, और अगर आप रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हो, मतलब आर की जगह अगर आप 1/2 आर ले लेते हो, तो ये जो 1/2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, लाइक दैट। अगर मान लो I इज इक्वल टू 1/r की वैल्यू 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो I कितना हो गया 2 टाइम्स। मतलब R को अगर आप डबल करते हो तो करंट आधी हो जाती है, और अगर R को आधा करते हो तो करंट डबल हो जाती है, ठीक है। मतलब जस्ट दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही अगर वोल्टेज और I में क्या होगा, अगर वोल्टेज हाफ होगी तो करंट भी हाफ, एंड वोल्टेज इज डबल देन द करंट इज आल्सो डबल, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन से पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि आपको कोई भी वोल्टेज दे दी है, रेजिस्टेंस दे दिया है, तो उस पर करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दोनों इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। ये हमने जस्ट बेसिक आइडिया लिया अबाउट द ओम्स लॉ के अंदर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, ठीक है। फिर हमने एक यूनिट देखी वोल्टेज में वोल्ट, करंट में और रेजिस्टेंस की यूनिट देखी ओम। अब हम देख रहे हैं कि हमने नया जो वर्ड लिया रेजिस्टेंस, व्हाट इज दैट, ये रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस होता क्या है। नाम तो हमने इसका लिख दिया, बट व्हाट इज द रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लो कि कोई मेटल है या कोई भी कॉपर वायर कुछ भी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या होता है इस कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से इधर जा रहा है तब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप्ड होता है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कोई बाधा। तो रेजिस्टेंस को अगर आप सिंपल समझना चाहो तो उसको बोल सकते हो बाधा, कि इस रास्ते में अगर कोई बाधा आ जाती है या रेजिस्टेंस आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर प्योर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करानी है, इजीली करंट फ्लो करवानी है, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम। मतलब ऐसे मेटल जिसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कम होता है वही इसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सकती है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन द कंडक्टर, ठीक है। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमने देखा होगा, मैंने करंट के अंदर आपको बोला था 1 एम्पियर करंट, इलेक्ट्रिक पोर्शन में बोला था हमने 1 वोल्ट। अब वैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस में आता है 1 ओम, डिफाइन करो 1 ओम। तो 1 ओम क्या होगा, मतलब अभी हमने देखा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना आपका V/I, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब मेरा वोल्ट 1 हो, मतलब पोटेंशियल 1 हो और करंट भी 1 हो। तो आपका जो डिफाइन क्या हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। सो क्या होगा, देखो, इफ when the 1 volt is applied across its end and the 1 ampere is current flowing in the conductor, it is called the 1 ohm. क्या बोला मैंने, when 1 volt is applied across the terminal and the 1 ampere is current flowing in the terminal या in the across the end, it is called the 1 ohm, ठीक है। क्योंकि 1 by 1 क्या हो जाएगा, आंसर इज 1, तो ये हो गया 1 ohm, ठीक है। अब ओम को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है, ठीक है। ओम को कैसे लिखते हैं हम, लाइक दैट, दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ ओम, ठीक है। ओम को हमने शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे वोल्ट को हमने V लिखा, करंट Y लिखा, तो हम ओम को क्या लिख सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो ये तो हमने देखा अबाउट द रेजिस्टेंस, कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में क्या क्या डिफरेंस है, ये हमने देखे इसके बारे में, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी की बेस पर। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इस पे, एक क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल का क्वेश्चन लेते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट।
मुझे करंट दे रखी है 2 एम्पियर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 0.1 वोल्ट. सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर. सिंपल सा क्वेश्चन है. एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर अक्रॉस द एंड पर जो वोल्टेज लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.1 वोल्ट. सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर. क्या होगा. सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता है. V इक्वल टू आई आर. आर क्या हो जाएगा आपका V अपॉन आई. V कितना दे रखा है 0.1. आई कितना दे रखा है 2 एम्पियर. पॉइंट हटा सकता हूँ 1/20. तो द रेजिस्टेंस इज 1/20 ओम. या फिर आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. ठीक है. तो आपका क्या होगा ये रेजिस्टेंस आ गया. एक अनदर क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि बेस्ड ऑन द वोल्टेज एंड करंट पे था, जो मैं आपको बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ऐसा. क्वेश्चन एक, कोई इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि करंट ड्रॉ कर रहा है 3.4 एम्पियर विद द वोल्टेज इज 220 वोल्ट सप्लाई. व्हाट इज द करंट व्हेन द वोल्टेज इज 110 वोल्ट. देखो अब क्या बोल रहा है. मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 3.54 एम्पियर करंट पास कर रहा है विद द वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट. सो व्हाट इज द करंट व्हेन द वोल्टेज इज रिड्यूस्ड टू 1110 वोल्ट. मतलब अगर मैं वोल्टेज को 1110 ले लूँ तो अब करंट कितना आएगा. अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो लॉन्ग मेथड से करो या फिर सीधा शॉर्टकट अगर आपको वो लॉजिक पता है तो. ठीक है. लॉन्ग मेथड से आप कैसे करोगे. देखो आपको यहाँ पर आई पूछा है, V दे रखा है, तो यहाँ पर किस चीज की जरूरत है. आई और V के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है R. V इक्वल टू आई आर सबको पता है. तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए R. ठीक है. अब यहाँ पर R नहीं है तो पहले R कहाँ से निकालूंगा. यहाँ से R निकालूंगा. वो R आपका यहाँ से आ जाएगा. पहले कैसे R इक्वल टू V अपॉन आई. V दे रखा है और I भी आपको दे रखा है. यहाँ से आपने क्या निकाल दिया R. इस R को हमने क्या पुट कर दिया इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर V दे रखा है R दे रखा है, तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल दिया I निकल गया. बट दिस इज लॉन्ग प्रोसेस. पर अगर आपको लॉजिक पता है क्या, देखो वोल्टेज और करंट दोनों क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अभी मैंने बोला था कि वोल्टेज और करंट क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब इस केस में देख रहा हूं मैं, अभी मेरा वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट. उस टाइम पे करंट कितनी है मेरी 3.4 एम्पियर. अब मेरी वोल्टेज कितनी है 110. तो यहाँ पर करंट कितनी होगी, मतलब आई कितनी होगी यहाँ पर मेरी, ये क्वेश्चन है. और अभी मैंने देखा अगर मैं वोल्टेज को देखो क्या कर रहा हूँ, जस्ट आधा कर रहा हूँ वोल्टेज को. अगर मैं वोल्टेज को आधा कर रहा हूँ तो करंट भी क्या होनी चाहिए आधी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों. और मैंने अब तभी समझाया था अगर वोल्टेज डबल होता है तो करंट भी डबल, और अगर वोल्टेज हाफ तो करंट भी हाफ. यहाँ पर क्या हो रहा है वोल्टेज हाफ हो रहा है तो करंट क्या होना चाहिए हाफ. तो 3.4 का हाफ कितना हो जाएगा बाई 2 1.7 एम्पियर करंट. सो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपको लॉजिक पता है तो. ठीक है. इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है लाइक ये आपको लॉजिक पता है I इज इक्वल टू 1/r, मतलब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के. ठीक है. और क्वेश्चन ने बोल दिया इफ आई चेंज द रेजिस्टेंस विद द 1/4. अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज करके 1/4 कर देता हूं तो व्हाट इज द इफेक्ट या हाउ मच टाइम द करंट इज इंक्रीज्ड. कितने टाइम करंट इंक्रीज होगी अगर मैं रेजिस्टेंस को 1/4 कर देता हूं. तो अब देखो रेजिस्टेंस की जगह आपने क्या लिया 1/4, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1/4. ठीक है. ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, तो करंट कितने टाइम्स हो जाएगी 4 टाइम्स. द आंसर इज 4 टाइम्स. मतलब अगर आप रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स 1/4 कर रहे हो तो करंट क्या हो जाएगी उतनी 4 टाइम्स हो जाएगी. और अगर मान लो करंट को आपने क्या कर दिया रेजिस्टेंस को आपने 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो करंट कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी उसकी. ठीक है. तो ये आपको लॉजिक ध्यान में रखना. अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर सकते हैं बिना कैलकुलेशंस के. ठीक है. अब हम चलते हैं ये तो हमने देख लिया जस्ट द बेसिक रेजिस्टेंस कंडक्टर एंड अब हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स कॉल्ड द ग्राफ बिटवीन V एंड I. ठीक है. द ग्राफ बिटवीन V एंड I. ठीक है. ये मैंने किया यहाँ पर कोई, यहाँ पर एक मैंने दे दिया वोल्टेज, यहाँ मैंने दे दिया
करंट, वोल्टेज को V लिख लिया, करंट को I ले लिया, ठीक है। तो ग्राफ बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बी केयरफुल। तो करंट एंड वोल्टेज के बीच मुझे ग्राफ बनाना है। अभी मैंने डिफाइन किया कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीमेंट करता जाऊंगा उतने मेरा क्या होता जाएगा, करंट भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। मान लो कि मेरा कोई वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, यहाँ पर भी कोई दे रखा है लाइक 2 4 6 8 10 लाइक दैट, ठीक है। ऐसे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो मेरा वोल्टेज भी 1 पर है, उस टाइम पे करंट मेरी कितनी होगी 2। अगर 2 पर है तो ऑब्वियसली अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। मान लो इस पर जाएगा 3 पर 6 4 पर 8 5 पर 10 6 पर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर मैं सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँ 0 by 0, अगर मैं सभी पॉइंट को ज्वाइन कर लूँ तो मुझे किस टाइप का ग्राफ मिल रहा है, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स the graph between current and the voltage is always on the straight line. Reason? Because the current and the voltage both are the directly proportional. If we increase the current, if we increase the voltage, the current is automatically increased. So the graph between V and I is always straight line. ठीक है, तो आपको ग्राफ भी ध्यान रखना है तो V and I के बीच में। हाँ, क्या हम देख रहे हैं द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है रेजिस्टेंस के जो डिपेंड्स कर रहा है, हाँ ठीक है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर इज लेंथ, सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड इज नेचर एंड फोर्थ इज टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ, पूरा लिख देते हैं अपन, मटेरियल। जो फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है वो 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 4 चीजों पे डिपेंड करता है, जिसमें इन दोनों को तो प्रूफ करके दिखाएंगे, बट द रेस्ट ऑफ 2 इज नॉट ऑन द टैग। ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि द नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर, बट हाउ टू check it कि if the length is increment what effect on the resistance, how do area of cross section is change, what is the effect, तो हम देखते हैं वन बाय वन। that means first length, the length is directly proportional to resistance, ठीक है। क्या लिखा मैंने, the length is directly proportional to resistance। कैसे, मान लो कि मेरे पास कोई वायर है, ये मेरे पास वायर है, ठीक है, कोई मेटल वायर है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स है इतने, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूं, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी रेजिस्टेंस में, क्योंकि है तो एरिया तो उतना ही उसका, सिर्फ लेंथ ही तो बढ़ रही है उसकी। जितनी लेंथ बढ़ेगी, जितनी वायर की लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट कराने में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं हो पाएगी इजीली। तो इट इज कॉल्ड द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बात हम कर रहे हैं एरिया, एरिया में क्या होगा, द एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। कैसे, देखो मान लो कि ये मेरे पास कोई वायर है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पर सब मिक्स है, ठीक है, जो इजीली मूवमेंट अभी नहीं कर पा रहे। बट अगर मान लो मैं इसका एरिया बढ़ा देता हूँ और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं जितने पहले वायर में थे, अगर मैं उसका एरिया बढ़ा देता हूँ तो अब इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगी, काफी डिस्टेंस मिल जाएगी मूवमेंट करने के लिए, तो वो इजीली मूवमेंट कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करा सकता है। तो रेजिस्टेंस वहां पर क्या हो जाता है, कम। अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, इजीली फ्लो होगी वहां पर। सो अगर मैं एरिया को बढ़ा देता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, कम। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एंड अगेन नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, एंड अबाउट द टेम्परेचर, कि बाहर का टेम्परेचर क्या है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट,
बट ये दोनों आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे कि कैसे कंडक्टर, रेजिस्टर्स और क्या आते हैं इंसुलेटर्स, इनके बारे में डिफाइन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए तक देखिए, एक बार जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार देख लिया वापस। एंड ओम्स लॉ इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो इस क्वेश्चन को मिस ना करें। थैंक यू क्लास सो मच।